क्या हो अगर हम एक समंदर में एक छोटे से कंटेनर में फंस जाए जहाँ से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है एंड इन सब के बीच ना ही हमारे पास कोई टूल्स ना ही कोई फूड होने वाला है, यानी कि हमें बस एक सिंगल से कंटेनर के भरोसे अपने 100 डेज सर्वाइव करने हैं। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि हमारा कंटेनर होने वाला है ऐसे ओशन के बीच जो हर तरफ शार्क्स और व्हेल से भरा हुआ है। साथ ही इस जगह का वेदर भी काफी ज्यादा खराब है, तो ये हमें और हमारे कंटेनर दोनों को साथ में उड़ा ले जा सकता है। क्या हम इस कंटेनर के बीचों बीच रह के हमारे 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे और अपने आप को यहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू का जुगाड़ कर पाएंगे या नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, डे 1 को हम लोग स्पॉन हो चुके थे इस रस्टेड से कंटेनर के अंदर एंड ये कंटेनर काफी बड़ा सा था एंड इसमें काफी सारे बैरल्स भी थे जिनको चेक करने पे मुझे काफी सारे आइटम्स मिल गए, जैसे मुझे वाटर बॉटल, ब्रेड्स, कॉपर और एक फिशिंग रॉड मिल गई। और इस वर्ल्ड में हमें सिर्फ ना ही खाने पे फोकस करना है, साथ ही पीने पे भी फोकस करना है। नहीं वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ पानी पीने की। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर थोड़े बहुत बैरल्स को तोड़ के मैं यहाँ पे स्टेयरकेस टाइप बनाता हूँ क्योंकि अब टाइम आ चुका था फाइनली इस कंटेनर से बाहर निकलने का। एंड भाई साहब, बाहर का क्या ही नजारा था, कितना ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड पता नहीं क्यों कंटेनर से बाहर आके मुझे वांटेड के गनी भाई की याद आ गई। एंड क्योंकि हमें पता है कि ये समुद्र जो है खतरों से भरा हुआ है और ये बस बोलने की देर थी कि तभी मुझे मेरे सामने एक शार्क नजर आ जाती है, यानी कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे नीचे उतरने की। तो क्योंकि हमारे पास फिशिंग रॉड दी गई थी, यानी कि हमें चुपचाप से फिशिंग करनी थी। एंड भाई साहब, ये फिशिंग रॉड की रोप कितनी ज्यादा रियलिस्टिक से लग रही है। एंड नॉर्मल ओशन से तो हमें सिर्फ फिशेस ही मिलती है, बट इस वाले ओशन में हमें बहुत सारे काम की चीजें भी मिलेगी जो कि हमें सर्वाइव करने में हेल्प करने वाली थी। बस हमें कोशिश करनी थी कि हम नीचे की तरफ ना गिरे, क्योंकि अगर हम एक बार गिर गए तो हमारे पास ऊपर आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। सो उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपनी फिशिंग करने में। कुछ देर फिशिंग करते ही यहाँ पे शाम हो चुकी थी और मुझे मेरे जस्ट सामने एक जायंट सी व्हेल नजर आ रही थी। बस मुझे डर था कि कहीं ये हमारे कंटेनर से ना टकरा जाए। एंड मैं जस्ट ऐसे फिशिंग कर ही रहा था कि सामने की तरफ मैं अपनी ही परछाई को देख के डर जाता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा रियलिस्टिक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई सामने खड़ा है। एंड इस टाइम पे हमारे पास बेड भी नहीं है तो हम सो भी नहीं सकते थे। तो मेरा प्लान था कि हम जितना हो सके रात भर फिशिंग करेंगे, बट आई गेस किसी को हमारा प्लान पसंद नहीं आया था क्योंकि हमारे कंटेनर के आजू बाजू यहाँ पे ट्राइडेंट वाले ड्राउंड आ चुके थे। एंड अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी लहरें और बढ़ती जा रही थी, बट मैं भी ढीठता मैं दूसरी तरफ फिशिंग करने लग गया, जिसमें मुझे एक लॉक बॉक्स मिलता है जिसको राइट क्लिक करने पे भी हमें आइटम्स मिलते हैं। यहाँ पे मुझे एक क्लॉक मिली जिसका पता नहीं मैं इस कंटेनर के ऊपर क्या करने वाला हूँ, बट फिर बहुत सारे ड्राउंड और शार्क्स आ जाते हैं और अब हम फिशिंग नहीं कर सकते थे। तो फिर मैं चुपचाप से कंटेनर में आके यहाँ पे वेट करने लग जाता हूँ नेक्स्ट डे का। काफी देर वेट करने के बाद नेक्स्ट डे की सुबह हो जाती है, बट नेक्स्ट डे काफी मौसम खराब चल रहा था। पूरे काले बादल छा चुके थे और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी। काफी अंधेरे वाला माहौल हो चुका था क्योंकि सूरज भी पूरी तरीके से बादलों में छिप चुका था। बट हमें क्या, हम तो फिर से फिशिंग में लग गए। बट हवा काफी तेज चलने की वजह से हम फिशिंग भी नहीं कर पा रहे थे। बट मैं स्टिल कोशिश कर रहा था कि कुछ तो हमें मिल जाए, बट यहाँ पे अब फिश भी आना बंद हो चुकी थी एंड जो लहरों की हाइट थी वो भी अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो हमारा अगला दिन भी यहाँ पे वेट करने में ही निकल जाता है। 7:59 AM। फाइनली डे 3 को हमें एक साफ आसमान देखने को मिलता है। काफी प्यारा सा मौसम लग रहा था एंड पिछले दिन की तेज लहरों की वजह से यहाँ पे बह के हमारे सामने कुछ बैरल्स आ चुके थे जिसमें हो सकता था कि हमें कुछ काम का चीज मिल जाए। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि हम उतरे कैसे और एक बार उतर गए तो चढ़ के वापस कैसे आएंगे। तो मैं यहाँ पे रास्ता ढूंढ ही रहा था कि मेरे जस्ट सामने यहाँ पे मुझे काफी सारे लॉग्स नजर आते एंड मे बी ये लॉग का पार्ट भी कहीं से बह के आया होगा। तो आस पास थोड़ा बहुत देखने के बाद मैं फटाफट से पानी के अंदर कूद जाता हूँ एंड सीधा भागता हूँ उस लॉग्स की तरफ पे, क्योंकि लॉग्स आने के बाद हम एक्चुअल में अपना बेसिक काम शुरू कर सकते थे। तो फिर फटाफट से ऊपर चढ़ने के बाद मैं एक एक करके सारे लॉग्स को तोड़ के ले लेता हूँ एंड फिर इनकी हेल्प से क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके एक बोट क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि अब हम आराम से ओशन को एक्सप्लोर कर सके। एंड भाई साहब, ये लहरें देखो कितनी ज्यादा रियलिस्टिक सी लग रही है, काफी प्यारा सा लग रहा है। एंड इतनी लहरों में भाई बोट चलाना बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, बट भाई मजा आ रहा है। तो फिर हम अपने सबसे पहले बैरल के पास पहुंचते जिसके अंदर हमें काफी सारे पेपर, आयरन नगेट्स, स्ट्रिंग्स एंड एक ड्रिफ्टवुड मिलता है। देन अगले बैरल से यहाँ से हमें डर्ट, रेडस्टोन, कुछ शार्ड्स एंड कुछ और स्ट्रिंग्स एंड नगेट्स मिलते हैं। एंड ये जो लूट थी कुछ इतनी ज्यादा खास भी नहीं थी, बट अब हम जिस पॉइंट पे है उस टाइम पे हमें कुछ भी मिल जाए वो बेहतर ही है। बट अब ये प्रॉब्लम था, हम नीचे तो उतर चुके थे, अब ऊपर वापस कैसे चढ़ेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ अपने प्लैंक्स का बलिदान देने का एंड अपने प्लैंक्स को लगा के यहाँ पे स्टेयरकेस बनाने का। एंड अब इसके हेल्प से हम आराम से ऊपर नीचे जा सकते थे। फिर फाइनली हमें जो नगेट्स मिले थे मैं उनका इंगट बनाने पे यहाँ पे हमारे पास 2 इंगट आ चुके थे एंड जो ड्रिफ्टवुड हमें मिला था उसके हेल्प से हम ओके प्लैंक्स बना सकते थे। एंड क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा साफ हो चुका था तो ये एक अच्छा खासा मौका था हमारे लिए फिशिंग करने का। तो मैं काफी टाइम तक यहाँ पे फिर फिशिंग में लग जाता हूँ।
एंड फिर कुछ ही देर में यहाँ पे सनसेट होने लग जाता है। एंड भाई साहब ये सनसेट का व्यू काफी ज्यादा प्यारा सा लग रहा था। एंड बस प्यारा बोलने की देर थी कि यहाँ पे खतरा घूमने लग गया था। एंड पता नहीं क्यों यार ये रात होते सब बाहर क्यों आ जाते। तो उसके बाद ये रात भी काटने के लिए हम फिर से कंटेनर में जाके वेट करने लग जाते। बट अगली सुबह हम यहाँ पे कुछ और बैरल्स बहते हुए दिख जाते हैं, जिनमें से सबसे पहले वाले को खोलने पे यहाँ पे हमें डर्ट एंड सैपलिंग मिल जाती है, जिससे हम अनलिमिटेड लकड़ियां बना के काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे। एंड देन अगली वाली क्रेट में हमें कुछ और आयरन, पेपर, स्ट्रिंग एंड कैरेट मिल जाता है। एंड अब अपने पास धीरे धीरे आयरन भी बढ़ते जा रहा था। एंड फिर साइड में एक डर्ट लगा के हम एक हो क्राफ्ट करते हैं एंड उसके ऊपर ही अपने कैरेट को ग्रो करने रख देते। भले ही बिना पानी की सही, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो ग्रो होगा। एंड उसके बाद अपने पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था उसे मैं इस बैरल में शिफ्ट कर देता हूँ। एंड फिर डिसाइड करता हूँ एक हैमॉक क्राफ्ट करने का, जो कि बेसिकली हमारे सोने का जुगाड़ होने वाला था। एंड उसे बनाने के लिए लकीली हमारे पास इनफ स्ट्रिंग्स थे, तो मैं एक वुल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद फाइनली एक हैमॉक भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। बट इसे दीवार में टांगना होता है, तो उसके लिए मैं कुछ नेल्स भी क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर थोड़ा बहुत एरिया क्लियर करने के बाद मैं नेल्स दीवार पे लगाता हूँ एंड उसके ऊपर अपने हैमॉक को टंगा देता हूँ। यानी कि अब हम फाइनली रात को सो सकते थे, हमें रात भर यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं थी। एंड फाइनली कुछ ही देर में रात हो जाती है, तो हम फटाफट से चले जाते हैं अपने नए वाले बेड पे सोने के लिए। धीरे धीरे हमारे रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे थे रिसोर्सेज के मामले में, क्योंकि अभी अभी हमें धीरे धीरे बेसिक से जो लकड़ियां है, आयरन है, वो मिलने लगे थे। बट उसकी भी क्वांटिटी काफी कम थी। तो अभी भी हमारा जो मेन सहारा था वो फिशिंग ही था। तो मैं फिर से काफी टाइम तक, काफी दिनों तक फिशिंग करने में ही लग जाता हूँ। करीब 2 दिन फिशिंग करने के बाद मैं नोटिस करता हूँ कि धीरे धीरे जो है लहरें बढ़ती जा रही थी। एंड अब धीरे धीरे मौसम का हाल भी काफी ज्यादा खराब हो रहा था। एंड ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से हमारा कंटेनर हिलने लग जाता है लहरों की वजह से। पूरा का पूरा कंटेनर हमारा हिल रहा था, उसके अंदर पानी भी भर रहा था। मेन हमारा डर बस ये था कि कुछ भी हो जाए, बस ये कंटेनर पलट ना जाए। बट फिर जैसे तैसे रोक के अपने आप को बचाने के बाद फाइनली नेक्स्ट डे की सुबह होती, थोड़ा माहौल शांत हो जाता है। लहरें अभी भी थी, लेकिन कल से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका था। एंड इस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि हल्की फुल्की लहर आने पे ही हमारा कंटेनर इतना हिल रहा था, अगर ज्यादा वेदर खराब होएगा तो हमारे कंटेनर का क्या होने वाला था। इसी बीच मुझे कुछ और बैरल दिख जाते हैं, जिसके बाद मैं सारे टेंशन भूल जाता हूँ, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद यही एक अच्छी चीज है कि वो जाते जाते अपने साथ कुछ बैरल्स फ्री के छोड़ के जाते। बट इसको तो शायद साथ लेके जाते ही तो ये अच्छा होता। फिर मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ अपने ओशन को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने का, क्योंकि हो सकता है हमें और भी आगे चल के लूट मिल जाए, और भी बहुत सारे बैरल्स मिल जाए या कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जिससे हमारा थोड़ा बहुत काम चल सके। एंड पता नहीं चलते चलते मैं कैसे इतना आगे आ चुका था कि मुझे मेरे जस्ट सामने एक ओशन मॉन्यूमेंट नजर आ रहा था, जो कि पूरी तरीके से गार्डियन से भरा हुआ था। इस टाइम पे हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर इन्होंने हमें घेर लिया तो हमें मार के ही मानेंगे। बट फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही लकीली हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे बैरल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से भी हमें काफी अच्छी लूट मिलती है। जैसे हमें प्लैंक्स एंड फिशेस मिल जाते हैं। अगले बैरल में से हमें कुछ टिन्स मिल जाते हैं, कुछ नगेट्स मिल जाते हैं, स्पेशली गोल्ड के नगेट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड ऐसे भटकते भटकते मुझे आगे एक छोटा सा माउंटेन टाइप का एक चंग नजर आ रहा था, जो कि स्टोन एंड डर्ट से बना हुआ था। तो यहाँ से हमें बहुत सारे डर्ट एंड स्टोन मिल सकते थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास अभी कोई भी पिकैक्स नहीं थी। तो फिर मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ अपने कंटेनर के लिए, ताकि हम एटलीस्ट एक पिकैक्स और एक शवल तो क्राफ्ट कर सके। तो फिर फटाफट से कंटेनर पे पहुंचने के बाद मैं एक वुडन की पिकैक्स और एक शवल क्राफ्ट करता हूँ एंड छोटे से चंग माउंटेन पे वापस आता हूँ। एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे डर्ट एंड मुझे स्टोन नजर आ रहे थे, जिसको देख के मैं शायद कुछ ज्यादा ही पागल हो चुका था। एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे हमें फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे स्टोन एंड डर्ट मिल चुके थे। एंड तभी मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे खाना खाने के बाद भी मेरी हेल्थ नहीं बढ़ रही थी, अगर मैं पानी नहीं पीता हूँ तो। यानी कि हमें खाने के साथ पानी भी पीते रहना पड़ेगा ताकि हमारी हेल्थ बढ़ती रहे। बट हमारा पानी भी अब खत्म होते जा रहा था। तो मैं यहाँ से ओशन से डिसाइड करता हूँ थोड़ा सा पानी लेके पीने का। बट पता नहीं क्यों पानी लेने के चक्कर में मैं नीचे ही कूद जाता हूँ। यहाँ पे भाई साहब बहुत सारे शार्क घूम रहे थे। एंड पता नहीं क्यों भाई मैंने ये प्लैंक भी जो है पार्कोर स्टाइल में क्यों लगाए थे। चाहता तो मैं इसे सीधा भी लगा सकता था, बट फिर फाइनली जो हमने पानी भरा था उसे मैं पीता हूँ एंड उसे पीते हम यहाँ पे थर्स्ट इफेक्ट लग जाता है। यानी कि हम डायरेक्टली ओशन से पानी लेके नहीं पी सकते थे, यानी कि हमें किसी तरीके से इसे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले अपने लिए स्टोन की पिकैक्स क्राफ्ट कर लेते। एंड पानी में रहने की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा गिरते जा रहा था, जिसके लिए हमें हीट की जरूरत थी। तो मैं डिसाइड करता हूँ एक कैंप फायर क्राफ्ट करने का। बट कैंप फायर के लिए हमें चारकोल की जरूरत थी, जो कि मेरे पास नहीं था। बट तभी मैं नोटिस करता हूँ कि इस फायरवुड को मैं डायरेक्टली भी प्लेस करके कैंप फायर बना सकता था। बट प्लेस करने के बाद भी ये लाइट अप नहीं हो रहा था, जिसके लिए मे बी आई गेस मुझे फ्लिंट एंड स्टील की जरूरत थी। तो थोड़ा बहुत ओशन को देखने पे मुझे पता चलता है कि हमारे कंटेनर के जस्ट नीचे ही काफी सारे ग्रेवल थे। बट हमारा ओशन काफी ज्यादा डीप था, तो नीचे जाने तक कि हमारा ऑक्सीजन जो है खत्म होते जा रहा था। बट जैसे तैसे रिस्क लेने के बाद मैं फटाफट से नीचे आता हूँ, ग्रेवल तोड़ के फटाफट से ऊपर की तरफ भागता हूँ। एंड यहाँ पे फिर बार बार ग्रेवल को तोड़ने लगता हूँ फ्लिंट के लिए। एंड फिर फाइनली फ्लिंट एंड स्टील क्राफ्ट करके अपने कैंप फायर को लाइट अप कर देता हूँ। एंड भाई इस कैंप फायर से कितनी ज्यादा रियलिस्टिक सी स्मोक निकल रही थी। बट कुछ ही देर में भाई यहाँ पे धुआं धुआं हो चुका था। हमारा कंटेनर आधा तो धुआं से भर चुका था, और अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा कंटेनर धुएं में हो जाए।
तो फिर मैं फटाफट के ऊपर वाले एक ब्लॉक को तोड़ देता हूँ ताकि जो भी स्मोक हो वो यहाँ से बाहर निकल जाए। एंड साथ ही अगर ऊपर से कोई हमें देख रहा हो तो उसे पता चल सके कि यहाँ से धुआं आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई सर्वाइवर हो। अब मुझे एक प्यूरीफायर क्राफ्ट करना था, बट उसके लिए मेरे पास सिर्फ ग्लास की कमी थी, यानी कि उसके लिए मुझे सैंड चाहिए था। तो फिर मैं अपनी बोट निकाल के चल पड़ता हूँ उसी वाले चंक के पास जहाँ पे हमें स्टोन एंड डर्ट मिले थे, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं सैंड देखा था। एंड लकीली वहाँ से मुझे सैंडस्टोन के साथ कुछ सैंड मिल जाते हैं, जिससे एटलीस्ट हमारा थोड़ा तो जुगाड़ हो जाएगा। एंड क्योंकि हमारे पास स्टोन की पिकेक्स थी, यानी कि अब हम फाइनली यहाँ से कोल के साथ साथ आयरन को भी माइन कर सकते थे। बट ये सब करने तक यहाँ पे रात हो चुकी थी और फिर मैं पता नहीं क्यों कैसे तो अपने कंटेनर का रास्ता ही भूल जाता हूँ। और भाई मैं लिटरली पूरी रात यहाँ पे भटकते रहता अपने कंटेनर को ढूंढने में। मेरे नीचे लिटरली शार्क्स और वेल घूम रहे थे मुझे खाने के लिए। मैं जैसे तैसे उनसे बचते जा रहा था, बट मेरा कंटेनर मिल ही नहीं रहा था। एंड पता नहीं क्यों भाई इस कंटेनर को ढूंढने में मुझे लिटरली 2 दिन से ज्यादा लग जाते। बट फिर फाइनली थर्ड डे की सुबह होते ही थोड़ा उजाले में सही रास्ते पे भटकने के बाद फाइनली मुझे मेरा कंटेनर यहाँ पे दिख जाता है। भाई एक बार को तो ऐसा लगा था कि अब फिर से शुरू से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, बट अच्छा वो पहले हमें ये मिल गया। तो उसके बाद फटाफट से एक फर्नेस क्राफ्ट करके हम जो सैंड लेते हैं उसे मैं ग्लास में स्मेल्ट करने रख देता हूँ, जिनसे हम फाइनली एक वाटर प्यूरीफायर हम क्राफ्ट कर लेते हैं। एंड हमें काफी सारे टिन के डब्बे मिले थे फिशिंग से भी और बैरल से भी, उन्हें मैं स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड तब तक अपने वाटर प्यूरीफायर के थ्रू मैं अपने पानी को प्यूरीफाई करता हूँ। एंड प्यूरीफाई होने के बाद यहाँ पे हमें एक प्यूरीफाइड वाटर बॉटल मिलती है, जिसे हम आराम से पी सकते हैं। एंड कुछ ही देर में हमारी हेल्थ भी बढ़ जाती है। एंड सब कुछ काफी सही जा रहा था, हम अच्छी खासी प्रोग्रेस भी कर रहे थे। बट यूनिवर्स को आई गेस ये मंजूर नहीं था और वेदर फिर से खराब होने लग गया। धीरे धीरे तेज हवा चलने लग गई, पानी की लहर और तेजी से बढ़ गई और हमारा कंटेनर फिर से हिलने लग गया। एंड इस बार का वेदर पिछली बार से बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि लिटरली हमारा कंटेनर पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो रहा था। लहर इतनी ज्यादा तेज चल रही थी कि पूरा का पूरा पानी हमारे कंटेनर के अंदर आ रहा था, साथ ही हमें भी उछाल रहा था। और इतनी तेज लहरों के साथ हिलते हुए कंटेनर में हम एक्चुअल में सो भी नहीं पा रहे थे। भाई इतना ज्यादा हमारा कंटेनर हिल रहा था कि मुझे लिटरली उल्टी आने लग गई थी। काफी देर वेट करने के बाद फाइनली बारिश यहाँ पे बंद हो चुकी थी, लेकिन लहरें अभी भी उड़ रही थी और तूफान आए और अपने साथ गिफ्ट ना लाए ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो फिर हम फटाफट से अपने नाव में बैठते और चल पड़ते इन बैरल्स को लूटने के लिए। बट जैसे ही मैं थोड़ा बहुत आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी सारे गोल्डन स्ट्रिंग्स बिखरे हुए थे एंड और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि मे बी शायद से तूफान के आने की वजह से बह के आ चुके थे। तो फिर मैं फटाफट से यहाँ से सारे गोल्ड स्ट्रिंग्स और टीन के डब्बे ले लेता हूँ। एंड इन क्रेट्स में से मुझे एक जंगल की सैपलिंग, कुछ टीन्स, कुछ इंचेंटिंग बॉटल्स मिलते हैं। एक क्रेट में मुझे काफी सारे आयरन, गोल्डन, डायमंड तक मिल जाता है। एंड आखिर वाले में तो कुछ बेसिक सा ही सामान था। बट फिर लहरें थोड़ी सी शांत हो जाती है, हमारा कंटेनर भी स्टेबल हो जाता है। फिर जो हम बहुत सारे डर्ट लेके आए थे उसे मैं अपने कंटेनर से जोड़ के यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि अब टाइम आ चुका था हमें जो सैपलिंग्स मिली थी उन्हें ग्रो करने का। तो फिर मैं फटाफट से अपनी सैपलिंग लगा के मेरे पास जो बोन मिलते हैं उनसे मैं ग्रो कर लेता हूँ। एंड फाइनली हमें अपना सबसे पहला ट्री यहाँ पे मिल चुका था। बट फिर लगे हाथ में शेयर क्राफ्ट करके इसकी काफी सारे लीव्स भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली थी। एंड फिर उससे जो मुझे सैपलिंग मिली थी उसे मैं वापस से प्लांट करता हूँ। एंड हमने लीव्स कुछ और रीजन से जमा किया था, बट मैं तभी देखता हूँ कि हम यहाँ पे लिटरली लीव्स के आर्मर क्राफ्ट कर सकते थे। तो हम फटाफट से आर्मर क्राफ्ट करके उसे पहन लेते हैं। एंड भाई साहब में कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी लीव के बीच में फंस चुका हूँ। फिर हमने जो टिन स्मेल्ट करने रखे थे उससे हमें काफी सारे नगेट मिल जाते हैं, जिससे मैं और भी बहुत सारे इंगट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर फाइनली अपने लिए एक टैकल बॉक्स क्राफ्ट करता हूँ। अब ये जो टैकल बॉक्स है इसका मेन यूज होता है हमारी फिशिंग रॉड को अपग्रेड करने के लिए। तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक आयरन की फिशिंग रॉड क्राफ्ट करता हूँ ताकि ये और भी ज्यादा ड्यूरेबल हो। एंड साथ ही एक हुक भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिसे हम इस टैकल बॉक्स के थ्रू अपने फिशिंग रॉड में ज्वाइन कर सकते थे। एंड इसी के साथ एक वॉर्म फार्म भी क्राफ्ट कर लेता हूँ, जो कि कंपोस्टर जैसा ही होता है। एंड इसमें मैं लीव से जैसे ही राइट क्लिक करते जाता हूँ, कुछ ही देर में हमें यहाँ पे एक वॉर्म मिल जाता है, जिसे हम एक्चुअल में अपने फिशिंग रॉड में अटैच कर सकते हैं ताकि हमें और भी अच्छी लूट मिल सके। एंड इस सब के साथ मैं लगे आते एक रेन वाटर हार्वेस्टर भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसे मैं अपने कंटेनर के ऊपर लगा देता हूँ ताकि जब भी तूफान आए और या बारिश हो तो इसके अंदर सारा पानी कलेक्ट हो जाए और हम डायरेक्टली प्योर पानी पी सके। एंड तभी मैं नोटिस करता हमने मोस्टली जितनी भी फिशेस पकड़ी थी उसे मैं कुक ही नहीं कर सकता था, सिर्फ हमारी बेसिक फिश ही कुक हो सकती थी। एंड उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ अपनी नई आयरन वाली फिशिंग रॉड के साथ यहाँ पे फिशिंग करने का, कि देखिए वॉर्म और हुक लगाने के बाद हमें कितना ज्यादा क्या बढ़िया चीज मिलती है। बट पता नहीं क्यों हमें फिर भी मच्छी ही मिल रही थी। बट अब इतना सब कुछ बना दिया तो यूज करना तो बनता ही था, तो मैं ऐसी और भी काफी देर तक फिशिंग करते रहता हूँ। एंड पता नहीं यार मेरी फिशिंग में ऐसी क्या पन होती है, मैं जब जब फिशिंग करता हूँ यहाँ पे मौसम खराब होते जाता है। एंड इस बार तो भाई ऐसा खराब हुआ था कि हमारा लिटरली पूरा कंटेनर हमारे सामने हिल रहा था। एंड साथ ही साथ जो है हमारे डर्ट वाली एरिया से अलग भी हो चुका था, ऐसा लग रहा था भाई हम किसी सीसो में बैठे हो। एंड भाई ये सब भी बस नहीं हुआ कि यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो चुकी थी एंड इसी के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी थी, जिससे हमारा कंटेनर और भी ज्यादा तेजी से हिल रहा था। मतलब भाई ऐसे मोमेंट पे कोई बंदा क्या ही करे। मैं जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहा था कि कुछ तो हो सके, बट यहाँ पे मैं लिटरली खड़े भी नहीं
रह पा रहा था। पूरा का पूरा कंटेनर हमारा बहुत बुरी तरीके से पानी के ऊपर झूल रहा था एंड अंदर का हाल तो भाई और भी ज्यादा बुरा था। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एटलीस्ट मैं इसको कवर कर दूं कि थोड़ा पानी कम आए एंड पता नहीं क्यों भाई धीरे धीरे हमारा कंटेनर कुछ ज्यादा ही तेजी से हिल रहा था। बट लकीली जैसे तैसे रात कट जाती है एंड मौसम थोड़ा साफ हो जाता है, लेकिन अभी भी हमारा कंटेनर हिलने से नहीं रुका था। एंड लेजिट भाई सामने हमने जो डर्ट लगाया था उससे हमारा कंटेनर पूरा अलग हो चुका था। बट रात भर बारिश होने की वजह से हमारे कलेक्टर में बहुत सारा पानी आ चुका था, जिसे हम आराम से बॉटल में भर के अब प्योर पानी पी सकते थे, यानी कि अभी हमें प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं थी। एंड क्योंकि अब मुझे कंटेनर पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का, एटलीस्ट हमें कुछ अच्छी लूट मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। एंड ये बोल के मैं जस्ट आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैं नीचे की तरफ देखता हूँ, हमें एक संकन शिप यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड लेजिट भाई ये काफी बड़ी शिप थी, जिसके अंदर चेस्ट भी था, जिसमें पहली चेस्ट में मुझे हर टाइप के कुछ लॉग्स यहाँ पे मिल जाते हैं एंड फिर दूसरी चेस्ट में से मुझे काफी सारा आयरन और डायमंड्स मिल जाते हैं। इन सबको लूट के मैं फटाफट से ऊपर आता हूँ एंड थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने निकल पड़ता हूँ कि तभी घूमते घूमते मुझे सामने की तरफ एक और स्ट्रक्चर नजर आता है। एंड जैसे मैं उसके पास जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे हमें एक और टूटा फूटा कंटेनर मिल चुका था। बट इसकी तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा गंदी हालत थी। यहाँ पे लिटरली स्केलेटन पड़े हुए थे बंदों के, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कुछ और लोग भी यहाँ पे सर्वाइव करने आए थे, लेकिन शायद से वो रेस्क्यू यहाँ से नहीं हो पाए और वो लोगों ने इधर ही अपना दम तोड़ दिया। एंड मुझे भी यही डर लग रहा था कि अगर हम यहाँ से रेस्क्यू नहीं हो पाए तो हमारा भी हाल यही होने वाला था। बट फिर मैं यहाँ की बैरल्स को चेक करता हूँ तो मुझे लावा एंड वाटर मिलता है। एक बैरल में से मुझे यहाँ पे रेडियो मिल जाता है, जिसे हम आई गेस रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर सकते थे। साथ ही अगले बैरल में यहाँ से मुझे काफी टाइप की फिश एंड पानी मिल जाता है। देन एक बैरल में तो भाई साहब पूरा खजाना भरा हुआ था, यहाँ पे काफी सारे डायमंड गोल्ड एंड आयरन हमें मिल जाते हैं, जो कि बेचारों ने जमा किया था, बट अब वो रहे ही नहीं तो हम ले ही सकते। एंड फिर अगले बैरल में से मुझे यहाँ पे डायमंड की फिशिंग रॉड, कुछ वॉर्म, एक डबल हुक मिल जाता है एंड साथ ही हमें यहाँ पे एक फ्लेयर गन मिल जाती है, जो कि आई गेस हमें आगे चल के अपने लोकेशन बताने में हेल्प कर सकती थी। एंड फिर मुझे कुछ और सामान और साथ ही कुछ फ्लेयर के शेल्स भी मिलते। एंड इन सारे सामान को लेके हम फटाफट से निकल पड़ते अपने कंटेनर के लिए। एंड अभी जल्दी हमें इनका तरीका अपनाना पड़ेगा रेस्क्यू टीम तक पहुंचने के लिए, इससे पहले हमारा हाल भी इनके जैसा हो जाए। अपने कंटेनर पे पहुंच के मैं डायमंड वाली फिशिंग रॉड में जो है डबल हुक लगा के वॉर्म लगा देता हूँ, ताकि इसकी हेल्प से हमें जो है डबल लूट मिल सके। एंड फिर मैं एक रेडियो स्टेशन क्राफ्ट करके रखता हूँ एंड उसके अंदर रेडियो डाल देता हूँ, जिसको डालते हमें यहाँ पे कुछ वेव्स देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे एक स्क्रोलर भी था, जिससे हम आई गेस एक सही फ्रीक्वेंसी डाल के हम अपने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर सकते थे। बट अभी तो इसमें से कुछ भी आवाज नहीं आ रही थी, तो फ्रीक्वेंसी को और बेटर करने के लिए मैं यहाँ पे एक एंटीना क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसे अपने कंटेनर के ऊपर लगा देता हूँ। एंड एक और बार फिर से कोशिश करता हूँ ताकि कोई तो हमें सुन के यहाँ से बचा ले, बट हमें हल्का सा भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। एंड फिर जिसका डर था वो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक तूफान आ जाता है। पहले तो मुझे लगा कि हल्की फुल्की पिछली बार की जैसी बारिश ही हो रही होगी, बट बहुत तेज हवा की चलने की आवाज आ रही थी। एंड जैसे मैं बाहर की तरफ देखता भाई साहब लिटरली सारा सामान उड़ रहा था। लिटरली ये तूफान हमें भी खींचने की कोशिश कर रहा था एंड पता नहीं कैसे ये मुझे लिटरली खींच भी लेता है। हमारा पूरा सामान उड़ रहा था, हमारा कंटेनर भी लिटरली उड़ चुका था और मैं भी इस भवंडर में फंस चुका था। मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मैं निकल ही नहीं पा रहा था। ये तूफान मुझे बार बार नीचे की तरफ फेंक के वापस से ऊपर की तरफ खींचे जा रहा था एंड दूर दूर तक हमारे कंटेनर का भी कुछ अता पता नहीं लग रहा था। मुश्किल से जैसे मैं नीचे गिर के थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता था, ये तूफान मेरे साथ सारे फिशेस को, सारे कचरे को अपने साथ खींचे जा रहा था। एंड इतनी बार तूफान में घूमने के बाद मुझे लिटरली यहाँ पे चक्कर आने लग जाती है एंड मैं हवा में ही बेहोश हो जाता हूँ। एंड फिर तूफान मुझे कहीं पे पटक देता है एंड फिर जैसी मेरी आंख खुलती है मैं देखता हूँ कि मैं खुले आसमान के नीचे लेटा हुआ था और मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आसपास तूफान तो नहीं था, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ था। मैं एक छोटे से ग्रास ब्लॉक के आइलैंड पे गिर चुका था और अब हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा कंटेनर कहाँ है, कैसा है, सही सलामत है या नहीं, या हमने जो भी सामान कलेक्ट किया था वो ठीक है या नहीं। बट वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत सामान रख लिया था, जिससे हमारा थोड़ा तो काम चल जाएगा। बट अभी भी हमारे लिए कंटेनर ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कंटेनर में हमारा रेडियो था जिससे हम रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर सकते थे। तो फिर फटाफट से अपनी बोट डाल के मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ अपने बोट को ढूंढने के लिए। एंड फिर ऐसे में लिटरली 4-5 दिन तक इस समंदर में भटकते रहता अपने कंटेनर को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारा कंटेनर कहाँ पे है। इस समंदर में हमारे पास कोई लोकेशन भी नहीं थी, क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी था, तो हम पता भी नहीं कर सकते थे कि हम कहाँ पे है। एक बार को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से हमारी वीडियो हमें यहीं पे एंड करनी पड़ेगी, बट पता नहीं कैसे तो तुक्के से सही में जैसे तैसे करके अपने कंटेनर के पास पहुंचते हैं। भाई साहब मेरा कंटेनर की हालत काफी खराब हो चुकी थी, लिटरली वो पूरी तरीके से टूट चुका था। हमारा पूरा का पूरा सामान बाहर बिखर चुका था। हमारा क्राफ्टिंग टेबल, लकड़ियाँ, लीव्स और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिखर चुकी थी। कुछ हमारे यहाँ पे बैरल्स बच चुके थे, बाकी के सारे बैरल्स यहाँ पे खत्म हो चुके थे। तो फिर मैं अपने उन बैरल्स को चेक करता हूँ, तो एटलीस्ट उसमें से मुझे जो भी काम का सामान मिलता है मैं उन्हें रख लेता हूँ। बट मुझे कहीं पे भी रेडियो का अता पता नहीं दिख रहा था। बट फिर मैं जैसे थोड़ा बहुत चेकआउट करता हूँ, मैं देखता हूँ नीचे की तरफ ही हमारा जो है रेडियो स्टेशन गिरा हुआ था। तो फिर मैं फटाफट से नीचे आता हूँ एंड वाटर बकेट ट्रिक का यूज करके अपने ऑक्सीजन को फुल करके फटाफट से अपने रेडियो स्टेशन को ले लेता हूँ। एंड इसी के साथ मुझे यहाँ पे एक एंटीना भी मिल जाता है, तो मैं उसे भी ले लेता हूँ। बट अब हम इस कंटेनर पे तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे, तो मैं सीधा बढ़ता हूँ अपने अगले वाले कंटेनर पे। एटलीस्ट हम वहाँ पे तो रह ही सकते थे, बट इस वाले कंटेनर की भी हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट पानी के अंदर डूब चुका था, तो हम यहाँ पे तो नहीं रह
सकते थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ ऊपर वाली छत पे रहने का। बट रात हो जाने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे फैंटम आ चुके थे और हमारे पास बेड भी नहीं था सोने के लिए, तो हम यहाँ पे रात भर खड़े रह के वेट करते हैं फैंटम के जाने का और सुबह के आने का। एंड लकीली सुबह होते ही मैं सबसे पहले एंटीना और अपना रेडियो स्टेशन लगा देता हूँ। एंड हमें जो शार्ड्स मिले थे उनकी हेल्प से स्पाई ग्लास क्राफ्ट करके आसपास देखने लगता हूँ आसमान में और जमीन में कि हमें कोई प्लेन या तो शिप दिख जाए जो कि हमें बचा सके। बट दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और तूफान की वजह से तो और भी ज्यादा हालत खराब थी। फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने के बाद भी बिल्कुल भी यहाँ से एक भी आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर मैं मायूस होकर अपने एंटीना के पास खड़ा ही था कि अचानक से हमारे रेडियो स्टेशन से आवाज आने लग जाती है। बट आवाज काफी ज्यादा खराब सी थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट जैसे तैसे थोड़ा बहुत समझने के बाद ये समझ में आया कि वो लोग हमसे सिग्नल चाह रहे थे कि हम कहाँ पे हैं। एंड उन्हें सिग्नल देने के लिए हमारे पास फ्लेयर गन ऑलरेडी थी। एंड क्योंकि हमारे पास 3 शेल्स थी तो मैं सबसे पहला फ्लेयर गन से जो है ऊपर की तरफ एक हिट करता हूँ, देन एक फ्लेयर में राइट साइड की तरफ फेंकता हूँ एंड दूसरी फ्लेयर में लेफ्ट साइड की तरफ फेंकता हूँ, ताकि कहीं से भी हमें देखे तो ये लोग हमें पता कर सके कि हम कहाँ पे हैं एंड इस फ्लेयर गन के ट्रेल को फॉलो करके हमारे तक पहुंच सके। एंड फिर फाइनली वो लोग हमें बचाने आ जाते हैं।